हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 पे चल रहा एक खास सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिसमें हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों की चर्चा कर ली थी। आज हम लोग राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों की चर्चा करेंगे और फिर संघ के प्रमुख वास्तविक कौन है और नाम मात्र के कौन है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति जी की स्वविवेकी शक्ति कौन कौन सी है। देखिए, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों की अगर चर्चा की जाए तो स्पष्ट तौर पे संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। यानी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के संदर्भ में संविधान में कहीं चर्चा नहीं की गई है। लेकिन आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है तो यह गैर संवैधानिक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यह गैर संवैधानिक नहीं है, यह संविधानेतर शक्ति है। गैर संवैधानिक होता है जो पूरी तरह से संविधान के भावनाओं के विरुद्ध है, उसको हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं। और जो संविधानेतर शक्ति होती है उसका मतलब यह होता है कि इसकी चर्चा तो संविधान में नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक शक्ति है देश को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए। तो देखिए, तो राष्ट्रपति जी ये शक्ति ग्रहण कैसे कर लेते हैं जब इसकी संविधान में कहीं चर्चा ही नहीं की गई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वह भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है देश का, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का अगर संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए तो भारत की संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति जी जो पद ग्रहण करने से पहले वह क्या करते हैं कि अनुच्छेद 60 में उल्लेखित शपथ के माध्यम से वह पहले शपथ लेते हैं और फिर अपना पद ग्रहण करते हैं। तो अनुच्छेद 60 में मूल रूप से संविधान की रक्षा की बात की गई है। राष्ट्रपति जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जब उनको शपथ दिलाते हैं तो उनको संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। तो जब इसमें संविधान की रक्षा की बात की गई है और संविधान की रक्षा की शपथ लेकर यानी अनुच्छेद 60 में उल्लेखित शपथ को लेकर राष्ट्रपति जी अपना पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जहां पे संविधान हमारा मौन है। अब कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई जिसके संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है और स्पष्ट नहीं है, यानी स्पष्टता वहां पे नहीं है, संविधान थोड़ी सी वहां पे मौन धारण किया हुआ है। तो वहां पे दो स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर या तो देश को में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और नहीं तो राष्ट्रपति जी इस संकट से देश को बचाने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति जी देश को मतलब जहां पे संविधान मौन है, अस्पष्ट है, वहां पे राष्ट्रपति जी देश को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए कुछ स्वविवेकी शक्तियां अर्जित कर लेते हैं, यानी कुछ स्वविवेकी शक्तियों का निर्माण कर लेते हैं। उनके पास अपने आप वह शक्ति आ जाती है। तो देश को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा कुछ स्वविवेकी शक्तियां अर्जित कर ली जाती है। अब देखिए कि यह परिस्थिति विशेष कौन सा होगा जहां पे राष्ट्रपति जी स्वविवेकी शक्तियों का धारण कर लेंगे, यानी स्वविवेकी शक्ति ग्रहण कर लेंगे। देखिए, यह परिस्थिति विशेष होगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होती है तो जब लोकसभा के आम चुनाव में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति जी शपथ दिलवाते हैं, यानी वही प्रधानमंत्री होता है। तो यह प्रश्न आप लोग का बिल्कुल जायज है। ऐसा ही होता है, जो आम चुनाव में लोकसभा के आम चुनाव में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जहां पे प्रधानमंत्री का स्पष्ट रूप में चयन नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का आम चुनाव हुआ और किसी एक दल को या चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो उस परिस्थिति में भी
राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेकी शक्तियों को अर्जित कर लिया जाता है प्रधानमंत्री के नियुक्ति के रूप में। और देखिए, या तो जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति जी के पास दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प कि वह फिर से आम चुनाव करवाएं, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वह एक ऐसे नेता को चुने जो संसद में अपना बहुमत स्थापित कर दे और प्रधानमंत्री बन जाए। तो जो यह दोनों निर्णय होती है कि वह लोकसभा को भंग करके फिर से चुनाव करवाएंगे या राष्ट्रपति जी किसी ऐसे नेता का चयन करेंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में पद धारण करे और संसद के निचले सदन में अपना बहुमत स्थापित करे। यह दोनों में से कोई अगर एक निर्णय लेते हैं तो यह निर्णय उनके विवेक से होता है। इसी के संदर्भ में हम लोग संवैधानिक प्रावधान की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75(1) में के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है जो आम चुनाव में बहुमत दल या चुनाव पूर्व गठबंधन का नेता निर्वाचित हुआ। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो लोकसभा की आम चुनाव होती है जिसमें बहुमत दल के नेता या चुनाव पूर्व गठबंधन के जो नेता होते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के शपथ के लिए निमंत्रण देते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन करते हैं। लेकिन यदि लोकसभा के आम चुनाव के उपरांत त्रिशंकु संसद की स्थिति उभरी है, अर्थात किसी भी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति को अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अवसर प्राप्त होता है। इस परिस्थिति में भी संवैधानिक परिपाटी से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से शक्ति सीमित होती है। अब देखिए, त्रिशंकु संसद का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। समझिए कि जैसे हम अपने जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनको हम उदाहरण लेके यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि यह भारतीय जनता पार्टी हो गया, बीजेपी, यह हमारी कांग्रेस हो गई, ये हमारा सपा हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई। अब संसद में क्या हुआ कि ना बीजेपी को बहुमत मिल पाया, ना कांग्रेस को मिल पाया और ना समाजवादी पार्टी को। त्रिशंकु विधानसभा का संसद का निर्माण हुआ, त्रिशंकु संसद का निर्माण हुआ और जो सीटें हैं वो 3 भाग में बट गई। अब यहां स्पष्ट नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, कौन बहुमत दल का नेता है, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत का होना अनिवार्य होता है। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है तो 245। अब इसका बटा 2 करके +1 कर लीजिए, इतनी बहुमत चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ, यहाँ 545 होगा, मैं 245 बोल दिया, 545। तो 545 में क्या कीजिए, आप 2 से भागा कर दीजिए और +1 जोड़ लीजिए। तो यहां पे ये हो गया कि 3 भाग में विभक्त हो गई बहुमत। किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली है, तो राष्ट्रपति जी यहाँ पे ऐसे नेता का चयन करने का कोशिश करेंगे जो संसद में बहुमत को यानी लोकसभा में बहुमत स्थापित कर दे, यानी बहुमत का सत्यापन कर ले कि मेरे पास बहुमत है। तो जो वह निर्णय होगा वह उनके विवेक से होगा। वह इन तीनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी के नेता को बुला सकते हैं कि आप आइए, आप पे हमको उम्मीद है कि आप प्रधानमंत्री के पद को संभाल सकते हैं, आप संसद में बहुमत को स्थापित कर सकते हैं गठबंधन के माध्यम से, तो हम आपको यह अवसर देते हैं कि आप प्रधानमंत्री के रूप में पद धारण कीजिए और देश को चलाइए। और मैं आपको एक समय सीमा निर्धारित करके देता हूं, जैसे मान लीजिए कि 30 दिन के अंदर में आपको संसद में बहुमत का सत्यापन करना है, यानी बहुमत को स्थापित करना है। तो यह हो गई अवसर जहां पे अगर त्रिशंकु संसद का निर्माण होता है या त्रिशंकु विधानसभा का निर्माण अगर राज्य में होता है तो राज्यपाल के द्वारा कुछ स्वविवेकी शक्तियां ग्रहण कर ली जाती है, अर्जित कर ली जाती है।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में होता है यानी यूनियन के रूप में होता है, संघ के रूप में होता है, तो वहां राष्ट्रपति के द्वारा कुछ स्वविवेकी शक्तियां ग्रहण कर ली जाती है। जब त्रिशंकु संसद का निर्माण हो और बहुमत दल को के रूप में यानी किसी भी पार्टी को बहुमत दल के रूप में मान्यता प्राप्त न हो यानी बहुमत उनको न मिला हो जनता से आम चुनाव में, तो वहां पे राष्ट्रपति जी जो प्रधानमंत्री के नियुक्ति का यानी पद धारण करने का जो निर्णय लेंगे वह खुद के विवेक से लेंगे। तो ये आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। दूसरा जो पॉइंट है, अब देखिए क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दी। जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो दिया है तथा लोकसभा का कार्यकाल शेष बचा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति इस परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर अंतिम फैसला लेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए एक अस्थायी वैकल्पिक सरकार की संभावना को तलाशेंगे, फिर कोई अंतिम निर्णय लेंगे। देखिए ये तो मैं आपको संवैधानिक प्रावधान पढ़ के समझा दिया। अब इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि संसद के निचले सदन लोकसभा में विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जैसे अभी हाल में पाकिस्तान में हुआ है। तो क्या किया गया, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया क्योंकि संसद में जो सत्ता पार्टी थी वो अपनी बहुमत को स्थापित नहीं कर पाई, यानी लोकसभा में जो तय बहुमत चाहिए उतनी बहुमत सत्ता पार्टी को नहीं मिली, यानी वह अपना लोकसभा में बहुमत खो दी। तो वहां पे बहुत सारी पार्टियां जो बहुमत खोती है वह एक सुझाव देती है राष्ट्रपति जी को कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए और फिर से आम चुनाव करवाइए। तो ऐसे तो मैं आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य हैं, लेकिन यहाँ पे इस परिस्थिति में वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह फैसला अपने विवेक से लेंगे कि लोकसभा को भंग करके आम चुनाव फिर से करवाना है या किसी और नेता को प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करना है जो संसद में बहुमत स्थापित कर सके। यह निर्णय जो होगा वह उनके विवेक से होगा। यहाँ पे भी उनकी स्वविवेकी शक्तियां एक हो जाती है। जब सत्ता पार्टी संसद में विश्वास खो चुकी हो, वह राष्ट्रपति जी को सलाह दे रही हो कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, फिर से आम चुनाव करवाए जाए, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति जी अपने विवेक से फैसला लेते हैं और एक वैकल्पिक सरकार जो संसद का कार्यकाल बचा हुआ है, जैसे मतलब मान लीजिए 5 वर्ष का संसद होता है तो 3 साल ही कोई सरकार चली, 2 साल अभी सरकार के यानी संसद के कार्यकाल में बाकी है, तो वो बचे हुए कार्यकाल के लिए 2 साल के लिए वो एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में तलाशेंगे। अगर कोई वैकल्पिक नहीं मिलता है तो वहां पे वो लोकसभा को भंग कर देंगे। ऐसी मान्यता है और ऐसे ही जगहों पे राष्ट्रपति के द्वारा एक विवेक का ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर सत्ता पार्टी संसद में बहुमत नहीं खोई है यानी विश्वास नहीं खोई है, उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है और तब अगर वह लोकसभा भंग करने का सलाह राष्ट्रपति को भेजे तो वहां पे राष्ट्रपति बाध्य होंगे लोकसभा को भंग करने के लिए, जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1970-71 के दौर में। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति जी को बहुमत दल का नेता यानी जो सत्ता पार्टी जो है अगर उसको संसद में बहुमत प्राप्त है और वह यह सुझाव देती है कि आप क्या कीजिए कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, संसद सही से चलाने में सरकार को सही से चलाने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, फिर से लोकसभा का गठन किया जाए, तो वहां पे राष्ट्रपति जी बाध्य होंगे लोकसभा को भंग करने के लिए। अगर सत्ता दल विश्वास में रहते हुए यह प्रस्ताव उनके पास भेजे, मंत्रिपरिषद या मतलब मंत्रिपरिषद विश्वास लोकसभा में विश्वास हासिल करते हुए इस प्रस्ताव को भेजे तब। अब देखिए एक और बात है,
तीसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो वो भी राष्ट्रपति का निर्णय अपने विवेक से ही लिया गया निर्णय होता है। मैं आप लोगों को कल पढ़ाया था अनुच्छेद 74 यानी 74, वह आप लोग जाके देख लीजिएगा, वहां पे इसकी विशेष चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति जी जब मंत्रिपरिषद के सलाह को विचार के लिए लौटाते हैं तो वह भी निर्णय उनके खुद के विवेक का होता है। यानी राष्ट्रपति जी जो जब बिल को देखते हैं यानी सलाह को देखते हैं मंत्रिपरिषद के और उनको लगता है कि यह संविधान का अतिक्रमण करता है या इसमें कुछ समस्याएं हैं, इसको लागू नहीं किया जा सकता है, इसको फिर से एक बार विचार इस पे करना चाहिए, अगर राष्ट्रपति जी को लगता है और वह रिटर्न करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद को तो वह भी निर्णय उनके विवेक का होता है। अब हम लोग राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों का चर्चा कर लिए, इतना ही विवेकी शक्तियां है, यानी 3 जगहों पे राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वविवेकी शक्तियां अर्जित कर ली जाती है, जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग संघ के प्रमुख की चर्चा करते हैं कि भारतीय संघ का प्रमुख कौन होगा, हेड ऑफ स्टेट। देखिए इसके संदर्भ में 2 प्रावधान है, एक है डी ज्यूरी का सिद्धांत यानी संवैधानिक तौर पर चिन्हित, और एक है डिफेक्टो का सिद्धांत जो वास्तविक और व्यवहारिक तौर पर चिन्हित होता है या स्थापित होता है। जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, यह क्या है, नाम मात्र के प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं, और इनकी जो है पहचान जो है वह संविधान में इस प्रकार का है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होंगे। इस चीज की यहाँ पे चर्चा की गई है। यानी डी ज्यूरी के सिद्धांत और डिफेक्टो का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत भारत में लागू है। डी ज्यूरी के सिद्धांत के तहत भारत के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होकर संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। जितनी भी निर्णय संघ में ली जाती है वह प्रधानमंत्री के रूप में यानी प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। अब जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है ये किस सिद्धांत के तहत है, डिफेक्टो के तहत है। इनको जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को डिफेक्टो के सिद्धांत पे प्रधानमंत्री बनते हैं, यह मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में यह अंतिम रूप से निर्णय लेते हैं। यानी वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जी को सभी वास्तविक शक्तियां मिली होती है, इसके तहत यह क्या करते हैं, सभी निर्णय को लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे जो चर्चा है, इस चर्चा को पढ़ने के लिए यानी जो ये डिफेक्टो और डी ज्यूरी का सिद्धांत है, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को 3 अनुच्छेद को एक साथ जोड़ के पढ़ना होगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78। इस तीनों अनुच्छेदों की चर्चा हम पहले आप लोगों से कर चुके हैं, तो जो भी लोग नए होंगे वह पिछला क्लास जाके पूरा देखेंगे तो उनको ये चीज बेहतर समझ में आएगी। पहली बार भी देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगी, लेकिन बेहतर समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस अनुच्छेद का हम मात्र यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बेसिक चर्चा करेंगे। तो देखिए तो अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78 के प्रावधानों के आधार पे हम लोग यही समझ सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह एक नाम मात्र के प्रमुख हैं। अब देखिए अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, लेकिन अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। खास तौर पे कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग में, यानी जितनी कार्यपालक शक्तियों का वो प्रयोग करेंगे वह मंत्री परिषद के सलाह से ही करेंगे, यानी वो अपने खुद से नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 78 कहता है कि अंतिम रूप से निर्णय लेने का शक्ति प्रधानमंत्री को होगा, लेकिन निर्णयों के संदर्भ में जानने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी। यह 3 अनुच्छेद है। तो इन तीनों अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम लोग यही अंतिम रूप से समझ पाते हैं
यानी अंतिम रूप से यही स्थापित होता है कि भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रपति संघ की औपचारिक प्रमुख होते हैं, परंतु यहाँ पे ये गलत है, परंतु संघ की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं के हाथों में निहित होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। आपको संसद जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि मंत्री परिषद संसद के निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होती है, निर्णय जो लेती है उसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्री परिषद उसी समय तक कार्यरत रहती है जब तक कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त। अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उसी समय मंत्री परिषद भंग माना जाता है, यानी मंत्री परिषद समाप्त मानी जाती है। तो इन सभी प्रावधानों के समझने के बाद यह स्थापित हो जाता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। अगर हम लोग अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78 को जोड़कर पढ़ते हैं तो यह स्थापित हो गया कि संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में लागू है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में लागू है तो इसका वास्तविक प्रमुख कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं। इस संदर्भ में संविधान सभा में काफी चर्चा हुई। तो चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश ताज के समान होंगे, जो देश का प्रतीक होंगे, शासक नहीं। यानी एक प्रतीक के तौर पे एक राष्ट्र के सम्माननीय पुरुष, देश के प्रथम नागरिक, देश का प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति जी अपना पद ग्रहण करते हैं। देश का जितना भी कार्य होता है, चाहे कार्यपालक शक्ति या शक्तियों का हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का हो या कोई समझौता हो, यह सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है, लेकिन यह निर्णय जो होता है वह राष्ट्रपति का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का होता है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि देश का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। यह अनुच्छेद 53, 74 और 78 को समझने के बाद अंतिम रूप से स्थापित होता है। फिर नाम मात्र के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जो एक देश के प्रतीक हैं, शासक नहीं। हाँ, कुछ समय में उनके द्वारा स्वविवेकी शक्तियों का ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन वह वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं। वास्तविक प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे, यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो और सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल राष्ट्रपति जी की, मतलब इस सीरीज में मिलेंगे। फिर कल राष्ट्रपति जी की जो चुनाव होती है उस पर चर्चा करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे।